Hello students, you are most welcome to our YouTube channel GIS Katrumar. Students, we are going to study 11th class chemistry English medium. Our chapter first is going on. In this chapter, we study about scientific notation. In previous video, I tell you some scientific notation and numbers and given you two questions for you to solve. स्टूडेंट्स दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे सॉल्व करने के लिए, आपने उनको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद उनको आंसर जरूर देना है ना। तो आपको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन बताया था। अब देखो साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग आपको आज मैं बताता हूँ किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं, किस तरह से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल से एग्जाम्पल आपको यहाँ पर मैं देता हूँ। तो देखो अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन हाउ कैन बी सब्ट्रैक्ट और ऐड एनी ह्यूज नंबर या लार्ज नंबर्स। ओके, देखिए साइंटिफिक नोटेशन ऐड और सब्ट्रैक्ट, किस तरह से हम एडिशन कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं किसी भी नंबर का। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब करोगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड में तो वो चीज़ आपको नहीं बताई थी, लेकिन यहाँ पर एक नई बात ध्यान रखनी पड़ेगी। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट और एडिशन एनी नंबर्स, देन अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग क्या करना है, do the powers equal first। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पावर्स आपको गिवन हैं उनको इक्वल कर लो। ये मेन बात है एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते समय अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, ये चीज़ आपको कन्फर्मली ध्यान रखनी है कि आप जब भी ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो नंबर गिवन हैं उन सभी नंबर्स के अंदर जो पावर हैं उन पावर्स को क्या कर देना है, इक्वल करना है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एग्जांपल नोट करेंगे, देख सकते हैं। देखो 5.41 10 पावर -25 और इसको ऐड करना है, ऐड विद, और दूसरा नंबर दे रहा हूं मैं आपको 4.45 10 पावर -26, 4.45 10 पावर -26। ठीक है ना, ये ऐड करना है। तो देखो यहाँ पर पावर क्या है -25, यहाँ पर पावर क्या है -26। तो मेरा पहला सबसे फर्स्टली जो टास्क है वो क्या है, पावर्स को क्या करना है, इक्वल करना है। तो या तो मैं इस पावर को 25 में कर लो, दोनों नंबर्स, दोनों डिजिट की दोनों जो डिजिट दे रखे हैं अपन को, दोनों नंबर्स जो गिवन हैं, या तो उनको 25 में ले लूँ पावर या 26 में ले लूँ, एक ही बात है, कैसे भी कर सकते हैं। तो देखो मैं 26 में ले रहा हूँ इसको। अगर मैं 26 मेरे को करना है तो पॉइंट को मेरे को कहाँ मूव कराना होगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड। कहाँ पर मूव कराऊं, राइट साइड। ठीक है ना, तो 4.1 10 पावर -26 समझ आ गई। ये मैंने राइट साइड में मूव करा दिया तो एक नेगेटिव पावर इंक्रीज हो गई।
अब देखो 4.45 10 पावर -26 ये ऐड कर। अब पावर अगर इक्वल आ गई तो हम इसको जो का त्यों लिख देंगे, सेम नोट कर देंगे, ठीक है ना। और इसको ऐड कर दो 5 5 8 5, आपके पास क्या नंबर आ गया 58.55। क्या नंबर आया 58.55, समझ गए। अब हमको क्या करना है, ये वाला एडिशन का नंबर आ गया। अब इसको मेरे को साइंटिफिक नोटेशन में ले जाना है अभी, क्यों, क्योंकि n की वैल्यू अभी 1 to 9 नहीं आई है, कैपिटल N की वैल्यू। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, पॉइंट को मूव करूंगा किस साइड में, लेफ्ट साइड में। कितना डिजिट, 1 डिजिट। तो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में आएगा तो पावर किस में आएगी, पॉजिटिव में, 10 पावर -26। समझ आ रही है बात। अगर लेफ्ट साइड में जाऊंगा मैं तो पावर किस में आएगी, पॉजिटिव में। और एक डिजिट गया तो एक पावर आई, तो एट लास्ट माय आंसर इज 5.855 मल्टीप्लाई 10 पावर -25। ये मेरा आंसर है एट लास्ट। तो एडिशन समझ आया। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं और चेक कर लो एडिशन। 68.43 10 पावर -70 को ऐड करना है 793.38 10 पावर -50, इसके साथ ऐड करना है, ठीक है। तो अब क्या करूं मैं, या तो मैं इस वाले पॉइंट को इधर खिसकाऊं या इधर खिसकाऊं, कैसे पावर्स को इक्वल करूं, ये चीज सोचने की है। समझ रहे हैं ना बात को। ये चीज मुझे, चलो यहां पर भी मैं इसको 3 डिजिट में कर लेता हूं, यहां 3 लगा लेता हूं। तो पावर्स को कैसे यूज इक्वल करूं, अगर मैं पॉइंट को यहां पर लेफ्ट साइड में लाता हूं, लेफ्ट साइड में लाता हूं तो यहाँ पॉजिटिव पावर इंक्रीज होती है, और पॉजिटिव पावर इंक्रीज होती है। और अगर यहाँ पर मैं लेफ्ट में लाता हूं तो यहाँ पर पॉजिटिव पावर इंक्रीज होती है। तो ये दिमाग से सोचना है आपको। तो देखो मैं क्या करता हूं, 3.6843, ये पॉइंट मैंने लेफ्ट साइड में मूव करा दिया, तो पावर 2 किस में आ गई, पॉजिटिव में आ गई। आई कि नहीं आई बताओ। अब 2 पावर को इसके अंदर से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 6843 10 पावर -15 रह गया। आगे बात समझ में। अब दूसरी नंबर क्या है आपके पास, दूसरी नंबर ये आ गई पहली नंबर। दूसरी नंबर आपके को ऐड करो, आपके पास 793.8338 10 पावर -15 ये नंबर है। और इसको मैं ऐड कर रहा हूं 3.6843 10 पावर -15 आ गया नंबर, ठीक है ना। ऐड कर दो, पावर अगर इक्वल हो गई तो आप उसको सेम लिख दो। अब लाइए 3 4 कितना हो गया 16 6 3 9 10 0 6 7 9 और 7, ये वाला आंसर आ गया आपके पास। लेकिन क्या ये एग्जैक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन? नो, दिस आंसर इज नॉट रिटन बाय साइंटिफिक नोटेशन। अब अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन हमको क्या करना है, n की वैल्यू 1 to 9 लानी है, 1 to 9 लानी है। तो इसके लिए पॉइंट को मूव कराना होगा किस साइड में, लेफ्ट साइड में, बी पॉजिटिव। इसको लेफ्ट में अगर मैं मूव कराता हूं तो 7.970643 कितना डिजिट मैंने मूव कराया, 2 डिजिट।
10 power 2 and multiply 10 power minus 15 and final answer is 7.97. मैं इतना छोड़ सकता हूँ इसको into 10 power minus 13. ये वाला मेरा फाइनल आंसर आ गया अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन। तो ये एडिशन है, इस तरह से आपको एडिशन करना है। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पावर दे रखी है उन पावर्स को इक्वल करना है। पॉइंट को मूव कराओ, लेफ्ट में कराओ, राइट में कराओ, लेकिन पावर्स को क्या करो, इक्वल करो, तब जाके आपके ये जो नंबर है साइंटिफिक नोटेशन में आएंगे। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये ऐड का सिस्टम आप यहाँ से लोड करेंगे। अब इसके बाद हम चेक करते हैं सबट्रैक्ट को। ओके, देखो सबट्रैक्शन कैसे करेंगे। सबट्रैक्शन के लिए भी हमको क्या करना है, इक्वल द पावर्स। पहला काम क्या होगा, इक्वल द पावर्स इन बोथ नंबर्स। संख्याएं जो नंबर्स है वो आपको 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी हो सकती हैं, लेकिन आपको सबके साथ क्या करना है, पावर्स को क्या करना है। सबट्रैक्शन में मैक्सिमम 2 ही होंगे, तो उसमें क्या करना है, पावर्स को इक्वल करना है। ठीक है ना। तो देखो मैं आपके लिए यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सा। 9.8 10 पावर 4 एक नंबर तो आपके पास ये है, और इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 4.7 10 पावर 12, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 14 है। अब देखो कैसे करोगे, पावर्स को इक्वल करो। क्या करें, पावर्स को इक्वल करो। पावर्स को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और देखो पावर इक्वल जब भी आप पावर इक्वल करते हो तो पावर में भी ये ध्यान रखो, जो मिनिमम पावर है ना उसकी तरफ अपना थोड़ा सा अटेंशन कीजिए। मिनिमम पावर को इक्वल करने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ पर 14 है, 12 है, तो मैं 12 की तरफ जाऊँगा। ठीक है ना। पहले भी मैं मिनिमम पावर की तरफ ही गया था, मैक्सिमम की तरफ नहीं भागना अपने को, मिनिमम पावर की तरफ जाना। अब मेरे को अगर ये 12 में लानी है, पावर किस में लानी है, 12 में लानी है, तो क्या करूँगा मैं, मेरे को कहाँ पर मूव करना चाहिए पॉइंट को, किस साइड में मूव कराना चाहिए बताओ, राइट साइड में मूव कराना चाहिए। तो इस पावर को इक्वल करने के लिए मैं मूव कराता हूँ मेरे पॉइंट को 9 8 0.0 10 पावर -2 10 पावर 14। देखो मैंने 2 डिजिट आगे इसको मूव करा दिया, 2 डिजिट आगे मूव करा दिया, तो यहाँ पर -2 आ गया, राइट साइड में गया ना, और ये 14 है। तो अब मेरे पास नंबर आ गया 980 10 पावर 12 आ गया ना। पावर इक्वल हुई कि नहीं हो गई। अब इसमें से मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है, आपके पास नंबर आ गया क्या, 980.0 10 पावर 12 और सब्ट्रैक्ट कराना है -4.7 10 पावर 12। ओके, सेम नंबर आ गया, इसको जो कि तो लिख देंगे। अब 10 में से 7 गया 3, यहां पर कितना आ गया 5। ठीक है, और ये कितना आ गया 5 के बाद 7, कितना आया 7 ही तो आएगा, और यहाँ कितना आ गया 9। तो आपके पास 975.3 10 पावर 12 आ गया। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में ले जाओ, पॉइंट को मूव कराओ किस साइड में, लेफ्ट साइड में। 9.753 लेफ्ट साइड में मूव कराए आप तो पॉजिटिव पावर आएगी, 2 डिजिट मूव किया है तो 2 आएगा,
10 पावर 12, फाइनली आंसर इज 9.753 और 10 पावर 14। ये सब्ट्रैक्शन हो गया। देख लो ध्यान से, आराम से चेक कर लो, ठीक है। चलो एक और करते हैं। 2.5 10 पावर -2, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 4.8 10 पावर -3। कर सकते हैं? अरे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो देखो यहां पर मेरे को ये वाला नंबर -2 में लाना है। 4.8 -3 लिखा हुआ है ना, इसको छोटे में लाऊं। तो अगर इसको मैं छोटे में लाऊंगा तो -2 कैसे आएगा? पॉइंट को किस तरफ मूव कराऊं? पॉइंट को किस तरफ मूव कराऊं? पॉइंट को लेफ्ट साइड में मूव करा दूंगा तो भाई साहब पॉजिटिव पावर आ जाएगा। ये इसको मैं लेफ्ट में मूव करा रहा हूं तो 0.48 10 पावर +1 -3 और फाइनली क्या आ गया? 0.48 10 पावर -2 आ गया ना। अब आराम से सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं। 2.5 10 पावर -2 सब्ट्रैक्ट 0.48 10 पावर -2 मल्टीप्लाई 10 पावर -2। ये तो हो गया सेम। अब इसके पीछे आप यहाँ पर 0 मान सकते हो, है ना। तो कितना आया? 2 0 2। समझ आ रही बात? 2.02 इंटू 10 पावर -2। अब इसको क्या मैं साइंटिफिक नोटेशन में ले जाना है मेरे को? अरे नहीं ले जाना है। 1 to 9 आ गया ना, ये 2.02 10 पावर -2, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। ये सब्ट्रैक्ट का आपका आंसर आ गया। तो देखो साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये सब कुछ मैं एग्जांपल के थ्रू आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स आप खुद कोई भी एग्जांपल सपोज कीजिए और उस एग्जाम्पल को सपोज करने के बाद उसे सॉल्व कीजिए और फिर साइंटिफिक नोटेशन में उस नंबर को लाइए। अगर आप कोई ऐसा एग्जाम्पल सपोज करते हो, वो एग्जाम्पल का आंसर आपको लगता है कि मेरा सही है गलत है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेरे को नोट करके भेजिए, मैं चेक करके आपको उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है ना। तो आप इनको नोट कीजिए। अब देखो मैं आपको 2 छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट्स इनटू डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है आपको किसमें? डिग्री सेंटीग्रेड में। और दूसरा क्वेश्चन है 120 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है इनटू केल्विन में। 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करके आंसर भेजेंगे मुझको कमेंट्स में, ठीक है ना। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को तो डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करो और 120 डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करो केल्विन में। कैसे करोगे ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप लोग खुद से आराम से चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं हम चैप्टर में। देखो चैप्टर में आगे अब आपके लिए आएंगे, ये नोट हो गए दोनों क्वेश्चन, इरेज कर रहा हूं मैं। अगला टॉपिक है आपके पास लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अगला टॉपिक अपने पास कौन सा है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन।
केमिकल कॉम्बिनेशन के कई लॉ हैं और डिफरेंट लॉ आपके सिलेबस में यहाँ पर गिवन है। और स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के अंदर सब्सटेंस का, मॉलिक्यूल्स का, कंपाउंड्स का जो फॉर्मेशन होता है वो इन सभी डिफरेंट केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज के अकॉर्डिंग ही होता है। तो हमको ये केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ कौन कौन से हैं इनको ठीक से जानना होगा। अगर हम केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज को ठीक से समझ लेते हैं तो डिफरेंट टाइप के जो सब्सटेंस या कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है उनका हमको पता लगता है कि इनका फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ होगा। यहाँ पर एटम्स का या आयंस का कॉम्बिनेशन किस तरह से हुआ, किस प्रकार से इसमें बॉन्डिंग हुई है, कैसा इसमें एटम्स का या एलिमेंट्स का रेशियो है, उन सारी चीज़ों का आपको यहाँ पर पता लगता है। तो देखो, नोट करते हैं, द कॉम्बिनेशन of elements, the combination of elements to form different compounds is given by following laws। एलिमेंट से डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है इनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज से, ठीक है ना। तो कौन कौन से केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ हैं वो हम चेक करते हैं। पहला लॉ लिख रहा हूं मैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कंजर्वेशन लॉ, ये पहले भी आपने सुना होगा। मास कंजर्वेशन लॉ क्या है? देखो, साइंटिस्ट थे एक एंटोनी लवाइजिए, और लवाइजिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि आप किसी मैटर को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो और ना ही उस मैटर को क्रिएट कर सकते हो। तो लवाइजिए ने बोला था मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड। तो लवाइजिए कहते हैं कि आप कोई भी मैटर लो, जैसे ये मैटर है, आप इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और ना ही आप इसे क्रिएट कर सकते। इसे क्रिएट करने के लिए आपको चौक के स्मॉल जो एटम्स हैं उनको यूज़ करना पड़ेगा, और जब आप इसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो एट लास्ट इसका एक स्मॉल एटम आ जाएगा, उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे आप लोग, ठीक है ना। और कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो पार्टिसिपेट करने वाले कंपाउंड्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं या एटम्स होते हैं, एज ए रिएक्टेंट जब वो पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका जो टोटल मास होता है उस केमिकल रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उनका टोटल जो मास होता है ऑलवेज इक्वल रहता है। यानी कि पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट्स का टोटल मास एंड फॉर्मेशन यानी फॉर्म होने वाले प्रोडक्ट्स का टोटल मास कैसा होता है? इक्वल होता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो टोटल मास होता है वो ऑलवेज कंजर्व रहता है। इस बात को एंटोनी लवाइजिए ने एक्सप्लेन किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं इसको नोट कर देता हूं। This law was proposed by Anthony Lavoisier. लवाइजिए एंटोनी
लेवोसियर इन 1789। 1789 में एंटोनी लवाइजिए ने इस लॉ को प्रपोज किया था और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैटर, कोई भी मैटर हो सकता है, नेचर के अंदर कोई भी मैटर हो सकता है। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर, ना तो क्रिएटेड किया जा सकता है नॉर डेस्ट्रॉयड। किसी भी मैटर को आप ना तो बना सकते हो और ना ही उसको नष्ट कर सकते हो। This law formed the basis for several later development in chemistry. इस नियम के आने के बाद, इस लॉ के आने के बाद बहुत सारे काम केमिस्ट्री के अंदर हुए थे। This law stated that ये लो इस बात को भी कहता है कि किसी भी कोई भी मैटर है उसकी फिजिकल और केमिकल जो कंडीशन होती है उसमें मास में कोई चेंज नहीं होता है। तो देखो, दिस लॉ स्टेट दैट देयर इज नो चेंज इन टोटल मास ऑफ मैटर, देयर इज नो चेंज इन टोटल mass of matter, in total mass of matter in physical and chemical change. Physical and chemical change. अब देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये, और इस मास को हम किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं कोई भी एग्जाम्पल के थ्रू। हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि हम एक आइस पीस लेते हैं। क्या लेते हैं? आइस पीस लेते हैं। उसका मास मेजर कर लेते हैं। जैसे मैंने सपोज किया कि मैंने 10 ग्राम आइस पीस लिया, आइस का पीस लिया, उसका वजन तोल लिया। 10 ग्राम आइस पीस लिया और उस 10 ग्राम आइस पीस को मैंने ओपन एटमॉस्फेयर के अंदर रख दिया। वो मेल्ट होगी और मेल्ट होने के बाद कन्वर्ट हो जाएगी वाटर के अंदर। ठीक है, तो आइस पीस कितना लिया था? 10 ग्राम। अब उसका वाटर जब बनेगा और उसको जब हम मेजर करेंगे तो वाटर भी कितना आएगा? 10 ग्राम। इट मीन्स जो मास आइस पीस का था वही मास उसकी लिक्विड स्टेट में, यानी कि फिजिकल चेंज हुआ, उस फिजिकल चेंज होने के बाद जो लिक्विड स्टेट आई उसका भी वही मास है। इट मीन्स टोटल मास इसका कैसा होता है? कंजर्व होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग नोट कर सकते हो, व्हेन 10 ग्राम आइस पीस, नोट करो, व्हेन 10 ग्राम आइस पीस, एग्जाम्पल नोट कर रहे हैं, व्हेन 10 ग्राम आइस पीस इज हीटेड इन ए क्लोज फ्लास्क, इज हीटेड इन ए क्लोज फ्लास्क,
then obtain 10 gram of water. Hence, full stop लगा के लिखेंगे, hence the total mass of matter is conserved. ठीक है, total mass of matter is conserved. ओके स्टूडेंट्स, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का ये फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको यहाँ पर मैंने नोट किया है। इसके बाद और जो रिमेनिंग लॉस हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। टिल देन ओके, गुड बाय।